हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ के इस पेपर में आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम के बारे में बात करेंगे। पार्षद सीमा नियम वर्ड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शॉर्ट में हम कहें तो MOA हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि हम कंपनी के बारे में हम सभी जानते हैं। कॉमर्स पढ़ना जब हम शुरू करते हैं तो कुछ एलिमेंट्री जो नॉलेज होता है, उस एलिमेंट्री नॉलेज में एक कंपनी या बिजनेस के कुछ फॉर्म्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। तो उसमें हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि जो सोल ट्रेड है वो क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है। तो उसमें कंपनी के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। और जो कंपनी के बारे में पढ़ चुका है या जो कंपनी के बारे में जानता है वह MOA के बारे में जरूर जानता है। MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है किसी कंपनी का जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता है, उसका समामेलन नहीं हो सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति कंपनी बनाना चाहता है या किसी कंपनी का फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं तो विदाउट मेमोरेंडम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। बिना पार्षद सीमा नियम के, बिना उसको बनाए, बिना उसको सबमिट किए, बिना उसके रजिस्ट्रेशन के किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि पार्षद सीमा नियम का या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का या मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन अपने आप में ही किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन माना जाता है। और इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, या हम यूँ कहें इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर अ कंपनी। मतलब किसी कंपनी का एक आधारभूत प्रलेख होता है। बिना इस डॉक्यूमेंट के किसी कंपनी के फॉर्मेशन का इमेजिनेशन करना बहुत ही मुश्किल, तो क्या इम्पॉसिबल ही कहा जाता है। अब मेमोरेंडम होता क्या है, पार्षद सीमा नियम या सीमा नियम क्या है। हम बार बार इसे पार्षद सीमा नियम न बोल के सीमा नियम बोल सकते हैं हिंदी में, और हम इसे इंग्लिश में मेमोरेंडम भी सीधा कह सकते हैं। तो पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम कंपनी का अधिकार पत्र है। अधिकार पत्र का मतलब चार्टर होता है। चार्टर वो होता है जो किसी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जा सकता है। उसमें उस कंपनी के अधिकारों की सीमा को डिफाइन किया जाता है कि कंपनी का अधिकार क्षेत्र क्या है, वह कहाँ तक काम कर सकती है और कहाँ उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। यह उसकी शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है। यह कंपनी का आधारभूत प्रलेख है जिसके आधार पर कंपनी बनती है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी ज़रूरी है कि ये कंपनी का अधिकार पत्र है यानी चार्टर है जो उसकी शक्तियों की सीमाओं को डिफाइन करता है, यानी डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम यूँ कहें डिफाइन द स्कोप या लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी। यह किसी कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर कंपनी बनती है। तो आप यदि अपनी भाषा में इसे याद करना चाहें तो बिल्कुल सीधी सीधी इसकी एक परिभाषा है कि ये कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रलेख है जिसके आधार पर कंपनी का पंजीकरण होता है या उसका निर्माण होता है। और यह इसका जो काम होता है यह कंपनी की शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है, यानी ये कंपनी के एरिया को बताता है। जैसे एक्स यदि ए कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो एक्स को ये सजेशन दिया जाएगा कि एक्स सबसे पहले कंपनी के मेमोरेंडम को पढ़े। सजेशन तो क्या दिया जाएगा, कोर्ट ये कानून ये मान करके चलता है कि एक्स ने ए कंपनी के मेमोरेंडम को पढ़ लिया है। भले ही उसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये मैटर नहीं करता है, उसने उसके मेमोरेंडम को पढ़ लिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो मेमोरेंडम को पढ़ने की बात ही क्यों कहते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे यदि इंडिया के बारे में कोई जानना चाहता है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के वो इंडिया के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। ठीक उसी तरीके से वह एक कंपनी के बारे में यदि उसके मेमोरेंडम को वो पढ़ लेता है तो वह उसके बारे में सब जान जाएगा कि कंपनी क्या है, कब बनी थी, क्या बनाने के लिए इसको बनाया गया है, यह अपना बिजनेस कहाँ तक कर सकती है, किस किस तरह की डीलिंग कर सकती है, कौन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते, कंपनी कितना लोन ले सकती है आदि। वो सारी बातें इसको पता
हो सकती है इसी के मेमोरेंडम को देख के। तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। The Memorandum of Association (MOA) of a company is its charter, and it defines the constitution and the scope/limitation of powers of the company. It is a fundamental document on which the company is built. That is very important. एक कंपनी बिल्ट होती है इसके बेस पे, यदि ये नहीं हो तो कंपनी नहीं बन सकती है, इट इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो विशेषताएं यहीं से जो हमने पढ़ा है वहीं से उठाएंगे। पहली विशेषता, पहला कैरेक्टरिस्टिक, आधारभूत प्रणाली एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, अधिकार पत्र है, चार्टर है किसी कंपनी का जिसमें कंपनी के अधिकारों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपनी का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी के लिए अनिवार्य है, हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है इसको बनाना, चाहे कंपनी आप प्राइवेट फॉर्मेट कर रहे हैं, चाहे वो ओपीसी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, हर कंपनी के लिए मेमोरेंडम बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शक्तियों की सीमाओं का वर्णन, डिफाइन द स्कोप ऑफ पावर ऑफ कंपनी। ये कंपनी के लिए एक सुरक्षा चक्र बना देता है, सेफ्टी जो कवर होता है वो बनाता है। और MOA ये कहता है कंपनी को इसी के अंदर अंदर रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। यदि वो इसके अंदर रहती है तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ वैलिड होती हैं, और यदि वो बाहर निकल जाती है तो उसके सारे एक्ट अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाते हैं, जो कि वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं, वॉइड एट द बिगनिंग माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीमा नियम के आधार पर पंजीकरण। तो जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में मेमोरेंडम भी तैयार होता है, उसको प्रिंट किया जाता है, रजिस्ट्रार के पास उसको सबमिट किया जाता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन होता है ये मान लिया जाता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुबंध का आधार है, बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि कोई भी पार्टी जब कंपनी के साथ डील करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो वह कंपनी के मेमोरेंडम को देख करके किसी भी डिसीजन तक पहुंच सकती है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेस का काम करती है। और लास्ट वन इज परिवर्तनीय प्रलेख, चेंजेबल डॉक्यूमेंट है, आप जब भी आवश्यकता हो इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि सीमा नियम में जो चेंज होगा, ऐसा चेंज आप स्पेशल सरकमस्टांसेस में ही करेंगे। जनरल सरकमस्टांसेस में, ऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस में आप इसमें आसानी से चेंज नहीं कर सकते, और इसमें जो भी चेंज होता है वह स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू होता है, बाकायदा मीटिंग होती है और विशेष संकल्प पारित करने के बाद ही आप सीमा नियम में कोई बदलाव कर सकते हैं। तो ये पार्ट रहा हमारा, सीमा नियम क्या होता है, मेमोरेंडम क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसी कंपनी के लिए। तो अब हम उस पर बात करेंगे कि ये किसी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है। तो सीमा नियम का जो महत्व है उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस रहेगा कंपनी के खुद के लिए कि ये कंपनी के लिए एक आधार है, बिना इसके आप कंपनी खड़ी ही नहीं कर सकते। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए उसमें उसकी जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, उसका होना ज़रूरी होता है। बिना नींव के आप कोई भी मकान खड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बिना मेमोरेंडम के किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इट इज़ अ बेस फॉर द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य क्षेत्र का निर्धारित, डिटरमाइंस कंपनी स्कोप। ये कंपनी के कार्य क्षेत्र को बताता है कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। इसी के बेस पे हम ये देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ तक अपना बिजनेस ले जा सकती है, कौन सा टास्क वो कर सकती है और कौन सा टास्क वो नहीं कर सकती है। अधिकारों का स्रोत, इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंपनीज राइट। कंपनी के अधिकारों का स्रोत माना गया है ये मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है कि कंपनी ये कर सकती है, कंपनी को ये करने का अधिकार है तो वो कर सकती है, यदि उसमें नहीं है तो वो नहीं कर सकती। जैसे
किसी कंपनी के मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है। जैसे वाई एक कंपनी है, उसके मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है कि वाई कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वाई कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वह किसी भी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन यदि उन्हें लेना है तो उन्हें एक विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही वह 10 लाख से ज़्यादा का लोन ले सकते हैं। तो ये चीज़ उन डायरेक्टर्स की जो पावर्स होती है उसको लिमिट करती है। मतलब अब डायरेक्टर्स को जब लोन लेना है तो 10 लाख तक तो सोचना ही नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए से ज़्यादा यदि लोन लेना है तो उनकी ड्यूटी क्या बनती है? उनकी ड्यूटी ये बनती है कि वह पहले अपनी मीटिंग बुलाएं और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें इस 10 लाख के लोन के लिए। उसके बाद में वो ऐसा कर सकते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो लोन है वह अल्ट्रा वायरस एक्ट में माना जाएगा और उसके लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, डायरेक्टर खुद इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का पथ प्रदर्शक है। इट इज़ अ गाइड टू द कंपनी। गाइड कौन होता है? गाइड वो होता है जो हमें राह दिखाता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें ये बताता है कि आप ये कर सकते हो, आपको इधर जाना चाहिए और इधर नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से ये जो आपका मेमोरेंडम है ये आपको गाइड करता है। ये कहता है कि आपको कोई काम करना है तो मेमोरेंडम जैसा कहता है वैसा करो। वो आपका गार्जियन होता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि आप उसकी सुनते हैं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी टास्क जो व्यक्ति करता है वो अल्ट्रा वायरस माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विनियोजकों की सुरक्षा। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट किसी का पैसा होता है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है, पैसा जोड़ के बचत की भी होती है और ऐसी बचत वो सोच समझ के लगाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वह किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम को देख के ही अंदाज़ा लगाता है या मेमोरेंडम देख के ही उस नतीजे पे पहुंचता है कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से ऋणदाताओं की सुरक्षा। इट प्रोटेक्ट्स क्रेडिटर। जो कंपनी को पैसा देते हैं उनके धन की सुरक्षा भी यही करता है। नेक्स्ट, अन्य पक्षकार यानी इट फैसिलिटेट्स अदर पार्टीज। जो अदर पार्टीज होती हैं जो कंपनी के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई रहती हैं, चाहे वो सप्लायर्स होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन होते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टीज होती हैं, वो भी किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम को देख करके बहुत कुछ पता लगा सकती हैं। लास्ट पॉइंट, राष्ट्र हितों का पोषक। इट सेव्स द नेशनल इंटरेस्ट। मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उस ऑब्जेक्ट क्लोज में यदि उसका ऑब्जेक्ट ऐसा है जो नेशनल इंटरेस्ट को खतरे में डालने वाला होता है तो ऐसी कंपनी का कभी भी मेमोरेंडम पास नहीं किया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मेमोरेंडम किसी कंपनी के नेशनल इंटरेस्ट को मानने वाला भी होता है, राष्ट्रीय हितों का पोषक भी उसे माना जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम के अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और हमें इस बात से ये अंदाज़ा लगता है कि मेमोरेंडम किसी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। जहाँ तक आपके एग्ज़ाम का सवाल है, 2 मार्क्स में मेमोरेंडम के मीनिंग के बारे में पूछा जा सकता है और 4 मार्क्स में आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंस बिल्कुल सीधी है। इम्पोर्टेंस यानी रिक्वायर्ड क्यों है, रिक्वायरमेंट है तभी इम्पोर्टेंस होती है। ये बेस है कंपनी के लिए, डिटरमाइंस कंपनी स्कोप, अधिकारों का स्रोत है, कंपनी का गाइड माना जाता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है, अदर पार्टीज़ को फैसिलिटेट करता है और इट सेव्स द नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो मैं समझती हूँ 2 नंबर और 4 नंबर का जो एग्ज़ाम का पार्ट है आज आपका इस पेपर से तैयार हो जाता है, क्योंकि मेमोरेंडम कंपनी लॉ का एक ऐसा पार्ट है जिस पर क्वेश्चन आपका बनता ही
बनता है। मतलब इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और बहुत सिंपल सी तकरीबन 6 या 7 इम्पोर्टेंस के पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं, और आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरेंडम के कंटेंट के बारे में बात करेंगे। कंटेंट यानी इसकी जो विषय सामग्री होती है। कहने का मतलब ये कि मैंने आपको ये बताया मेमोरेंडम तैयार करना है, मेमोरेंडम में ये होता है, वो उद्देश्यों के बारे में बताता है, उसकी कंपनी के स्कोप के बारे में बताता है, राइट्स को डिफाइन करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मेमोरेंडम को किस तरह से बनाया जाता है, उसका जो फॉर्मेट है वो क्या क्या लिए हुए होता है, उस फॉर्मेट में कौन कौन से हेड आते हैं, हम उन हेड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।